दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टी सीरीज म्यूजिक कंपनी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में और कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप टी सीरीज के बारे में नहीं जानते होंगे। वैसे टी सीरीज के बारे में ये बात तो शायद आप सबको पता होगी कि टी सीरीज इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाला यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर पूरी दुनिया भर से टी सीरीज के लगभग 200 मिलियन यानी 20 करोड़ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। वैसे आप सब ने टी सीरीज के बारे में जरूर सुना होगा, इसके बहुत सारे गाने आपने इसके यूट्यूब चैनल पर भी देखे होंगे, लेकिन आप में से शायद ये बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि टी सीरीज आखिर नाम किस वजह से रखा गया था और यहाँ पर जो स्टार्टिंग का वर्ड है टी, वो किसके नाम को दर्शाता है। तो चलिए टी सीरीज के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के पूरे सफर के बारे में एकदम डिटेल से बात करते हैं। टी सीरीज को फाउंड किया था लेट गुलशन कुमार ने 11 जुलाई सन 1983 को, और एक्चुअली गुलशन कुमार ने इसका नाम सबसे पहले टी सीरीज नहीं रखा था। उस टाइम पर गुलशन कुमार ने अपनी इस म्यूजिक कंपनी का नाम रखा था सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सन 1983 के पहले टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार दिल्ली के दरियागंज में एक जूस का ठेला लगाते थे। गुलशन कुमार को स्टार्टिंग से ही म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक था। अपनी जूस की दुकान पर भी गुलशन कुमार उस टाइम पर बहुत सारे गाने बजाया करते थे। उस टाइम पर जब भी किसी म्यूजिक कंपनी की ऑडियो कैसेट रिलीज होती तो गुलशन कुमार उसको खरीदते और तेज आवाज में गाने बजाते, और यहीं से जूस बेचते बेचते गुलशन कुमार को एक नई म्यूजिक कंपनी बनाने का आइडिया आया। लेकिन उस टाइम पर गुलशन कुमार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद की अपनी एक म्यूजिक कंपनी डाल सकें और वहां पर नए नए सिंगर्स को मौका दे सकें। ये बात 80 के दशक की है, जिस टाइम पर कॉपीराइट के बहुत सारे नियम तो थे, लेकिन उस टाइम पर उन कॉपीराइट रूल्स को उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था और इसके बहुत सारे लूप होल थे। और उस टाइम पर इन कॉपीराइट रूल्स में होने वाले इन लूप होल्स का फायदा गुलशन कुमार ने बहुत ज़्यादा उठाया। पहले तो गुलशन कुमार ने उस टाइम पर बहुत सारी दूसरी पॉपुलर म्यूजिक कंपनीज के गानों की पायरेटेड कॉपीज बेची, जहां पर कंपनी अपनी ऑडियो कैसेट की जितनी ओरिजिनल प्राइस रखती थी उससे बहुत ज़्यादा कम दामों में गुलशन कुमार ने इसके पायरेटेड कॉपीज को बेचा, और लोगों को भी उस टाइम पर सस्ते दामों में एकदम नए गाने सुनने के लिए मिल जाते थे। इससे ज़्यादा उन्हें क्या चाहिए था। उस टाइम पर गुलशन कुमार का ये काम बड़े जोर शोर से चल पड़ा, लेकिन ये काम था तो इलीगल, और इस बात का अंदाजा गुलशन कुमार को भी था। इस वजह से आगे चलकर गुलशन कुमार ने इसका एक और तोड़ निकाला। अब उस टाइम पर गुलशन कुमार ने ये किया कि जो पॉपुलर म्यूजिक कंपनीज के पॉपुलर गाने थे उन गानों को दोबारा से कवर वर्जन में रिकॉर्ड करके रिलीज करने का डिसाइड किया। उस टाइम पर कॉपीराइट रूल्स में बहुत सारे लूप होल होने की वजह से गुलशन कुमार का ये काम भी चल पड़ा, और दूसरी कंपनी के पॉपुलर गानों के कवर वर्जन बनाकर गुलशन कुमार ने उस टाइम पर काफ़ी पैसे कमाए। और उनकी सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बैनर तले कुछ ऐसी कैसेट रिलीज हुई जिनमें पीछे छोटे छोटे अक्षरों में ये भी लिखा होता था नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल फिल्म साउंड ट्रैक। इस तरह से उस टाइम पर गुलशन कुमार ने बहुत सारी ऑडियो कैसेट रिलीज की, और ये सारे इलीगल काम करने के बाद उस टाइम पर गुलशन कुमार के पास इतने पैसे आ गए थे कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब अपनी एक खुद की म्यूजिक कंपनी बनाकर नए नए सिंगर्स से इसके लिए गाना गवाएंगे। और इस तरह से सन 1983 में अपनी कंपनी फाउंड करने के लगभग एक साल बाद सन 1984 में उन्होंने पहली बार अपनी कंपनी का ऑफिशियल म्यूजिक कैसेट रिलीज किया, और टी सीरीज पर आया ये पहला म्यूजिक एल्बम था सन 1984 में आई फिल्म लल्लू राम का, जिसको रविंद्र जैन ने कंपोज किया था। हालांकि ये म्यूजिक एल्बम उस टाइम पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था। गुलशन कुमार म्यूजिक के शौकीन होने के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारधारा के भी थे, और उस टाइम पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग धर्म में आस्था रखते हैं। इस वजह से गुलशन कुमार ने उस टाइम पर कुछ सिंगर्स को हायर करके धार्मिक गाने भी रिकॉर्ड करवा के बेचे। एक्चुअली उस टाइम पर ऐसे धार्मिक गाने बहुत ही कम म्यूजिक कंपनियां रिकॉर्ड करवाया करती थीं, जिसका फ़ायदा उस टाइम पर गुलशन कुमार को हुआ और उन्होंने बहुत ही कम दामों में इन धार्मिक कैसेट्स को बेचा। उस टाइम पर ये सारी चीज़ें कई सालों तक करने के बाद फाइनली सन 1988 में गुलशन कुमार को पहला ब्रेक थ्रू साउंड ट्रैक मिला, और ये साउंड ट्रैक एल्बम था सन 1988 में आई आमिर खान और जूही चावला की ब्लॉकबस्टर फिल्म कयामत से कयामत तक का, जिसके म्यूजिक एल्बम को आनंद मिलिंद ने कंपोज किया था। और ये म्यूजिक कैसेट सन 1988 की ही नहीं बल्कि पूरे 80 के दशक में सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली कैसेट्स में शामिल हो गई। फिल्म कयामत से कयामत तक का म्यूजिक एल्बम उदित नारायण के लिए भी पहला ब्रेक थ्रू म्यूजिक एल्बम साबित हुआ था, जहां पर उनके द्वारा गाया गया गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उस टाइम पर कयामत से कयामत तक के म्यूजिक एल्बम की लगभग 80 लाख से ज़्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई। उस टाइम पर टी सीरीज की पूरी कमाई दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ने लगी। आगे चलकर टी सीरीज पर दिल और त्रिदेव जैसी फिल्मों के म्यूजिक एल्बम भी रिलीज हुए, और उस टाइम पर टी सीरीज की वार्षिक कमाई लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई। और पहली बार गुलशन कुमार ने सन 1990 में महेश भट्ट के साथ मिलकर म्यूजिक एल्बम के अलावा फिल्म आशिकी को प्रोड्यूस भी किया, और सन 1990 में आई फिल्म आशिकी ने तो उस टाइम पर कई लोगों की किस्मत चमका दी, जहां पर म्यूजिक कंपोजर नदीम श्रवण, सिंगर कुमार सानू, लिरिसिस्ट समीर, इनके अलावा फिल्म आशिकी में काम करने वाले न्यू कमर राहुल रॉय और अनु अग्रवाल देखते ही देखते स्टार बन गए। फिल्म आशिकी के म्यूजिक एल्बम की तो उस टाइम पर लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गईं,
और उस टाइम तक फिल्म आशिकी का म्यूजिक एल्बम पूरे इंडियन म्यूजिक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया। और फिल्म आशिकी के बाद टी सीरीज की कमाई भी लगभग 120 करोड़ रुपए से लेकर 200 करोड़ के आसपास पहुंच गई। फिल्म आशिकी, जो कि गुलशन कुमार के द्वारा प्रोड्यूस की गई पहली फिल्म थी। अगर फिल्म आशिकी का एक सीन आपको याद हो, जहां पर राहुल रॉय को एक शख्स मिलता है और वो बोलता है कि वो सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आया है और उनकी ये म्यूजिक कंपनी ऐसे ही नए सिंगर्स को गाने का मौका देती है। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज की तरफ से मेरा काम है नए कलाकारों को रास्ता दिखाना। फिल्म आशिकी के इस छोटे से सीन में गुलशन कुमार की कंपनी सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिया गया था, जिसका नाम आगे चलकर उन्होंने बदलकर टी सीरीज रख दिया था। और गुलशन कुमार के द्वारा अपनी कंपनी का नाम टी सीरीज रखने के पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। गुलशन कुमार वैसे तो धार्मिक थे ही, लेकिन वो सबसे ज़्यादा शिव भक्त थे और खासकर से वो भगवान शंकर की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। और भगवान शंकर के प्रति अपनी इस अटूट श्रद्धा के चलते ही उन्होंने अपनी कंपनी का नाम टी सीरीज रखा, जहाँ पर टी सीरीज का जो स्टार्टिंग का वर्ड टी है वो भगवान शंकर के त्रिशूल के टी को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह से टी सीरीज का पूरा नाम त्रिशूल सीरीज है। टी सीरीज का पूरा नाम आप में से कितने लोगों को पता था और कितने लोगों के लिए ये बात एकदम नई थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखते ही देखते टी सीरीज ने 90s में सारी म्यूजिक कंपनीज को पीछे छोड़ दिया और ये इंडिया की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी बन गई। और फिल्में प्रोड्यूस करने के साथ ही साथ गुलशन कुमार ने अपने छोटे भाई कृष्ण कुमार को भी हीरो बनाने के बारे में सोचा। और सन 1993 में गुलशन कुमार ने अपने छोटे भाई कृष्ण कुमार को बतौर एक्टर आजा मेरी जान से लॉन्च किया, जिस फिल्म को गुलशन कुमार ने अपनी कंपनी के बैनर तले ही प्रोड्यूस किया था, लेकिन ये फिल्म कुछ खास सफल नहीं हो पाई। आगे चलकर उन्होंने अपने भाई को लीड रोल में लेकर सन 1995 में फिल्म बेवफा सनम भी बनाई, जो फिल्म उस टाइम पर लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हुई और फिल्म के गानों ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इसके बावजूद भी उनके छोटे भाई कृष्ण कुमार बतौर एक्टर उतने पॉपुलर नहीं हो पाए और बतौर एक्टर उनकी आखिरी फिल्म सन 2000 में आई पापा द ग्रेट रही, जो भी फ्लॉप रही। 90s में अंडरवर्ल्ड का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला था और उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को अंडरवर्ल्ड की तरफ से एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की जाती और पैसे ना देने पर उनको जान से मारने की धमकी दी जाती। और उस टाइम पर गुलशन कुमार के इतने बढ़ते हुए व्यापार के ऊपर भी अंडरवर्ल्ड की बुरी नज़र पड़ गई। ये बात थी लगभग सन 1997 के आसपास की, जिस टाइम पर टी सीरीज की वार्षिक कमाई लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास हो गई थी। और 90s में 500 करोड़ रुपए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। गुलशन कुमार को भी उस टाइम पर 8 अगस्त सन 1997 को बहुत सारे धमकी भरे कॉल आए, जिनमें उस टाइम पर गुलशन कुमार से लगभग 100 करोड़ रुपए की डिमांड की गई और डिमांड ना पूरी करने पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन उस टाइम पर गुलशन कुमार ने इन कॉल को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और पैसे देने से एकदम मना कर दिया। और 8 अगस्त सन 1997 के लगभग 4 दिन बाद 12 अगस्त सन 1997 को गुलशन कुमार अपने डेली रूटीन के हिसाब से अंधेरी वेस्ट के जीत नगर में स्थित जीतेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर पूजा कर रहे थे। और भगवान शंकर की पूजा करने के बाद वो जैसे ही मंदिर के बाहर आए तो वहाँ पर उन्हें एक के बाद एक उनके ऊपर लगातार 16 गोली चलाई गईं। और उस टाइम पर उन्हें गोली मारने वाले शख्स ने बोला कि बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाके करना। गुलशन कुमार उस टाइम पर उससे बचने के लिए वहां पर आसपास भागे, लेकिन लोगों ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए और किसी हिंदी फिल्म में दिखाए जाने वाले सीन की तरह ही उन्हें बीच रोड पर एकदम गोलियों से छलनी कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आगे चलकर इस मामले की बहुत ज़्यादा छानबीन की, तब जाकर पता चला कि इसके पीछे दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का हाथ है। इसके अलावा उस टाइम पर इस केस के लिए नदीम और श्रवण जैसे म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी में से नदीम सैफी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उस टाइम पर नदीम सैफी भी इंडिया छोड़कर लंदन चले गए और ये केस कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक चला। और उस टाइम पर नदीम और श्रवण की जोड़ी एक दूसरे से अलग हो गई। हालांकि श्रवण ने इंडिया में ही रहकर और नदीम सैफी ने लंदन में ही रहकर फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर बहुत सारे ब्लॉकबस्टर गानों को कंपोज किया। और आज इस बात को लगभग 25 साल होने वाले हैं और नदीम सैफी आज भी लंदन में ही हैं। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस बात को कई बार बोला कि इसमें उनका बिल्कुल भी हाथ नहीं है। वो तो गुलशन कुमार को अपने पिता की तरह मानते थे, फिर भला वो ऐसा क्यों करेंगे। और उन्होंने कहा कि उनकी पूरी इच्छा है इंडिया वापस आने की, लेकिन वो यहाँ पर वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर उन्हें झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया जाएगा। और अभी कुछ टाइम पहले ही नदीम श्रवण में से श्रवण की मृत्यु हो गई है और ये जोड़ी अब हमेशा हमेशा के लिए टूट गई है। गुलशन कुमार के बाद उनकी इस कंपनी की बागडोर संभाली उनके बेटे भूषण कुमार ने और गुलशन कुमार के छोटे भाई कृष्ण कुमार ने। एक्चुअली जिस टाइम पर गुलशन कुमार की मृत्यु हुई उस टाइम पर भूषण कुमार की एज मात्र 20 साल थी। उस टाइम पर उनके चाचा कृष्ण कुमार ने इस पूरी कंपनी को संभाला और जब भूषण कुमार थोड़ी और बड़े हुए और कंपनी संभालने के लायक हो गए तो उन्हें कंपनी का चेयरमैन बनाया गया और उनके चाचा कृष्ण कुमार बने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे चलकर भूषण कुमार ने भी सन 2001 में टी सीरीज के बैनर तले अपनी पहली फिल्म तुम बिन को प्रोड्यूस करके अपना कैरियर शुरू किया था। और आने वाले समय में देखते ही देखते भूषण कुमार ने टी सीरीज को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया,
गुलशन कुमार के नाम का और टी सीरीज के नाम का ट्रस्ट आज भी वैष्णो देवी में चलाया जा रहा है, जहां पर डेली लाखों श्रद्धालु जाकर फ्री में भोजन करते हैं। और इस तरह से आज भी गुलशन कुमार का नाम लोगों के दिलों में बिल्कुल वैसे ही ताजा है। धीरे धीरे आगे चलकर इंडिया में जब डिजिटल युग की शुरुआत हुई और इंटरनेट से लोग बहुत ज़्यादा जुड़ने लगे और ऑडियो कैसेट का जमाना धीरे धीरे खत्म ही हो गया, तब उस टाइम पर टी सीरीज ने भी यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर अपने बहुत सारे पुराने गाने अपलोड किए, नई फिल्मों के ट्रेलर अपलोड किए और कुछ नए गाने भी अपलोड किए। और देखते ही देखते टी सीरीज बन गया इंडिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाला चैनल। और आगे चलकर सन 2015 और 16 के बाद तो ऐसी ग्रोथ हुई कि टी सीरीज वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाला चैनल बन गया है। टी सीरीज ने अपने हेडक्वार्टर में अलग से 13 लोग बैठा के रखे हैं जो केवल यूट्यूब पर ही टी सीरीज का काम करते हैं। उनकी हमेशा इस बात पर भी नज़र रहती है कि उनका कंटेंट कोई और दूसरा तो यूज नहीं कर रहा है। यूट्यूब पर इसके अलावा टी सीरीज के लगभग 30 और अलग अलग भाषाओं के चैनल भी चल रहे हैं। और आज की डेट में यूट्यूब पर लगभग 80 से 90 हज़ार लोग पर डे टी सीरीज से जुड़ रहे हैं। और अभी लगभग आने वाले समय में हर बड़ी फिल्म से टी सीरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। आपका गुलशन कुमार की इस जर्नी के बारे में और उनके द्वारा फाउंड की गई कंपनी टी सीरीज के बारे में क्या कहना है और क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और टी सीरीज के फर्श से लेकर अर्श तक के सफर से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़े हुए किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।